नमस्कार, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी दर्शक इस समय मेरे साथ लाइव हैं इन सभी को मेरी तरफ से राम राम। और जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। ये वीडियो जिस तरह का अभी इस वीडियो का इशू है सबसे ज़्यादा कश्मीर में देखी जाएगी और कश्मीर के भी सभी लोगों को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को रोकने के लिए हर कदम हमारी सरकार उठा रही है। इसके लिए आतंकवादियों को मारना तो जरूरी है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों के ऊपर भी कड़ी नकेल कसने की जरूरत है, जो शायद पिछली सरकारों द्वारा नहीं होती रही है। और 370 के चलते यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में थी वो हमेशा इनके लिए रोना रोते रहे हैं और इनके ऊपर गाज नहीं गिरने देते थे। आपको याद होगा जमाते इस्लामी के ऊपर भी जब बैन करने की बात आई थी तो यहां पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने रोना शुरू कर दिया था। इतना रोए, लेकिन उनके रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जमाते इस्लामी के ऊपर जो है एनआईए का शिकंजा उसी तरह से गिरा जिस तरह से गिरना चाहिए था। अब बात आती है आतंकवाद को रोकने की। जहां पर आतंकवादियों का खात्मा तो हो ही रहा है, वहीं आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले, आतंकवादियों के लिए फंडिंग होना, आतंकवादियों को हथियार पहुंचाने के लिए फंडिंग करना, आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से सपोर्ट देने का काम जो कश्मीर के अंदर चल रहा है, उसके ऊपर एनआईए और उसके ऊपर और बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का बहुत ज्यादा जो है इस समय नकेल कसी हुई है। आने वाले दिनों में एक बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये शिकंजा कसा जाएगा। ये दोनों धड़े हुर्रियत के, जो कि एक सैयद अली शाह गिलानी लीड करता है और दूसरा धड़ा जो है मीरवाइज उमर फारूक जो है लीड करते हैं, इन दोनों धड़ों के ऊपर जो है अब शिकंजा कसने वाला है। अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत इनके ऊपर यूएपीए की सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के तहत जो है इनके ऊपर नकेल कसने वाली है। और हो सकता है कि ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की दोनों धड़े हैं, गिलानी धड़ा और जो मीरवाइज धड़ा, ये दोनों धड़े जो हैं बैन कर दिए जाएंगे कश्मीर के अंदर। ये एक बड़ी खबर है और इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा भारत सरकार को, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जिनको हर दूसरे दिन पत्थरबाजी प्यारी है, हर दूसरे दिन खून खराबा कश्मीर के अंदर प्यारा है, हर दूसरे दिन आम कश्मीरियों का कत्ल हो सड़कों के ऊपर वो अच्छा लगता है, उनके ऊपर यह बैन लगना ही चाहिए था। जमाते इस्लामी के बाद ये एक बड़ी कार्रवाई है जो भारत सरकार आने वाले दिनों में करने जा रही है और इसका खुलासा कुछ सूत्रों के अनुसार हमें भी हुआ है और उनके मुताबिक हमें यह पता चला है कि गिलानी और मीरवाइज, इन दोनों की जो तंजीमें हैं, ये दोनों तंजीमें जो हैं कश्मीर के अंदर बैन होने वाली हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सिक्योरिटी एजेंसीज का, साथ में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, क्योंकि कई सारे इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट इनकी ऑलरेडी थी। आप जानते हैं जब भी कहीं आतंकवादी हमला होना, इनकी तरफ से वहां पर जो है उन आतंकियों को शेल्टर करवाना, वहां पर अलग अलग किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट करना, ये सब चीजें जो है कई सारी इन्वेस्टिगेशन में सामने भी आई हैं। और ये वही धड़े हैं जो हर दूसरे दिन कभी तराल चलो तो कभी कुलगाम चलो, कभी इनको डाउनटाउन चलने की वहां पर जाने की बड़ी जल्दी रहती थी और वहां पर स्टोन पेल्टिंग जैसी हरकतें होना, आईएसआईएस के झंडे चढ़ाना, हर शुक्रवार को जो है वहां पर आम कश्मीरी बच्चों को जो है उनके साथ उनको जो है इसलिए उनका माइंड वॉश करना कि जाओ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है पत्थरबाजी करो और उसके बाद जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई होती थी। जबकि आम कश्मीरी कभी नहीं चाहता कि वो कश्मीर के अंदर इस तरह की हरकतें करे। वो भी चाहता है कि उनके घर में भी दो समय की रोटी आए, वो भी आराम से जी सकें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कश्मीर के अंदर जो ये चाहते ही नहीं कि कश्मीर के अंदर हालात ठीक हों। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पिछले कल ही महबूबा मुफ्ती जी का जो बयान आता है, उस बयान को आप देखिए, जहां पर कश्मीर के अंदर 370 के बाद एक शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। सब चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर शांति हो,
ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाती है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की तरफ से, जो पहले यूनिफाइड हाई कमांड की खुद चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आती है और वो कंपेयर करते हैं कश्मीर को अफगानिस्तान के साथ और ये भी कहते हैं कि सुपर पावर जैसा देश अमेरिका को वहां पर तालिबान ने पछाड़ दिया, तो ऐसा ना हो कि कश्मीर में भी ऐसा हो जाए। तो आप देख रहे हैं इस तरह की स्टेटमेंट से प्रवोक किया जा रहा है, आम कश्मीरियों को प्रवोक किया जा रहा है कि भैया ऐसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो। लेकिन एक बात मैं भी क्लियर करवा दूं, शायद ये भी मैडम अच्छे से जानती हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ वो भी 10-10 आतंकवादियों के ऊपर भारी है। मैं ये भी बता दूं हमारे उन नेताओं को जिनको गलत फहमी है, हमारी इंडियन आर्मी की जो एक एक जवान है, हमारे इंडियन आर्मी का एक एक जवान, वो भी 20-20 आतंकवादियों के ऊपर भारी है। ये आतंकवादी अच्छे से जानते हैं, ये आतंकवादी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आतंकी कभी सामने से वार नहीं करते, पीठ पीछे ग्रेनेड फेंक के चले जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे चूहों की तरह। अगर आतंकियों में इतना ही दम हो, इतनी ही हिम्मत हो, तो वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से आके लड़ें, दो हाथ करें, तो पता चल जाएगा। शायद पॉलिटिकल पार्टीज को ये लग रहा है कि उनको अब उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा 370 के बाद, तो अब उनको तालिबान भी याद आएगा, उनको वहां पर जो है तालिबान के अंदर जो आतंकवादी हैं वो भी फाइटर नजर आएंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और है। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी इस तरह की न्यूज मैं आप सब तक लेकर आता हूं तो कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं, अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर बैन हो रही है तो उसके पीछे जो मेरी रिपोर्टिंग है वो शायद किसी एक पार्टी को लेकर रिपोर्टिंग की जा रही है। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं, भाई साहब, मैं जो पत्रकार हूं हाथ में तिरंगा लेकर घूमता हूं, मेरे बैग में ग्रेनेड नहीं होता। जाकर अगर सवाल उठाने तो उस ग्रेनेड वाले पत्रकार के ऊपर सवाल उठाइए। और हां, जिस पार्टी या जिस भी तंजीम को बैन किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, यही ग्रेनेड वाले पत्रकार ही उनके आगे पीछे घूमते हैं। और यह भी पता करवाइएगा ऐसे ग्रेनेड वाले पत्रकारों को कितने बंगले कश्मीर के अंदर दिए गए हैं और क्या क्या उनके अकाउंट में आता है, ये भी पता करवाइएगा। खास करके जिन लोगों को ये लगता है कि जब देश की बात आती है तो आप लोगों को परेशानी हो जाती है। क्यों परेशानी होती है? जब यहां पर ये कहते हैं कि भैया आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो क्यों परेशानी होती है? जब मैं ये बोलता हूं कि भाई इंडियन आर्मी 10-10 आतंकवादियों के ऊपर भारी है तो परेशानी किस चीज़ की है? अगर मैं ये कहता हूं कि तालिबानी आतंकवादी यहां पर खड़े भी नहीं हो सकते तो वह परेशानी किस चीज़ की है? किस चीज़ की परेशानी है? और साथ में अगर कश्मीर के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसी ऐसी तंजीमें जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर वो बंद हो रही हैं तो परेशानी किस चीज़ की है? जमाते इस्लामी जहां पर फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग होती है और वो बाद में मिलिटेंसी या फिर बाकी सारी चीज़ों में जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं कश्मीर में, उसके अंदर पैसा यूज़ करते हैं, तो परेशानी किस चीज़ की है? अच्छी बात है ये चीज़ें बैन हो रही हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है कुछ लोगों को, क्योंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो करें तो करें क्या। तो उनके पास सिर्फ एक ही शब्द आता है, गोदी मीडिया। उनके पास एक ही शब्द आता है, ये एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। उनके पास बस यही शब्द है, क्योंकि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है। कई एनजीओ वाले आप देख रहे हो, कईयों के ऊपर फ्रॉड के केसेस आ गए। कई एनजीओ वाले इस समय उनके ऊपर जो है एनआईए का शिकंजा कस गया है। कई एनजीओ वालों के ऊपर अभी शिकंजा कसने वाला भी है। कई एनजीओ जो हैं किस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी ब्लैकमेलिंग बंद हो गई है। उनकी ब्लैकमेलिंग पहले चलती थी, कभी मिठाई की दुकान में घुस जाते थे, कभी किसी भोजनालय में, रेलवे स्टेशन याद है ना, अब मैं क्या बताऊं, रेलवे स्टेशन एक भोजनालय पे गए थे, एक ब्लैकमेलर, याद होगा उनको अगर वो सुन रहे हो। तो ऐसी ब्लैकमेलिंग बंद हो चुकी है। अब ऐसी ब्लैकमेलिंग जब बंद हो चुकी है क्योंकि आम लोग अवेयर है। पहले आप लोग कैमरा और माइक दिखा के लोगों को डराते थे, ब्लैकमेल करते थे, लेकिन आजकल लोग अवेयर हैं। और मैं अपने लोगों से ये भी कहूँगा, अगर जम्मू के अंदर भी आपको कोई इस तरह का ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, आप पुलिस का सहारा लें, पुलिस को बताएं। इनसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलर हैं। इनके साथ 1-2 आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, इनके साथ 1-2 एनजीओ वाले होते हैं और ये शुरू हो जाते हैं अपनी ब्लैकमेलिंग करना। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। इनके साथ आजकल कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं,
वो भी आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे लोग जो है गैंग बनाकर घूमते हैं, तो ऐसे गैंगों से आप थोड़ा सा बच के रहें। और ख़ास करके अगर ये गैंग कभी आपको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करें, आपके मोहल्ले में, आपके घर के बाहर चक्कर लगाना शुरू करें, आपको डराने की कोशिश करें, तो आप पुलिस में कंप्लेन दें ताकि इनको भी पता चले कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह की हरकतें होती हैं। क्योंकि अब ब्लैकमेलिंग वगैरह इन लोगों की चलती नहीं है। जो ये ब्लैकमेलिंग कभी कैमरे के मदद से, कभी माइक की मदद से, और कभी एनजीओ की मदद से, और कभी आरटीआई एक्टिविज्म की मदद से करते थे, तो अब वो चीज़ चलने वाली है नहीं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई ऐसे आपको तंग करता है तो पुलिस की मदद करें। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ी सक्षम है ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों के कई जगह पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज भी हैं। तो ऐसे लोगों की कई जगह पर एफआईआर दर्ज है, तो परेशान होने की बात नहीं है। फिलहाल आज बात करने का ये मौका नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारत सरकार ने शिकंजा कसा है गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक के ऊपर, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पासपोर्ट देश का लेते हैं और गाली और षड्यंत्र भी देश के खिलाफ करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अपने बच्चे देश के बाहर पढ़ रहे हैं और आम कश्मीरी बच्चों को जो है पत्थर मारने पर मजबूर करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अपने बच्चे तो वेल सेटल्ड हैं, लेकिन बाकी लोगों के घर उजाड़ देते हैं ये, उनके बच्चों को आतंकवाद की तरफ धकेल कर, और फिर वो जब गोली का शिकार होते हैं तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ये वो लोग हैं जो खुद आज लोगों को इस आग में धकेल कर खुद आज घरों में बैठे हैं। और इन लोगों की सच्चाई तो तब सामने आती है जब 370 के चलते ये लोग रोज कोई ना कोई लेटर निकालते थे, यहां चलो वहां चलो बंद करने का। लेकिन आज 370 खत्म होने के बाद जब इस तरह की फेक लेटर्स बाहर आती हैं तो ये अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देते हैं कि हमने ऐसी कोई बंद की कॉल नहीं दी है। तो ये था 370 का नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिसका फायदा लेते थे ये लोग। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को 10 बार रिवाइंड करके देख लें। धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की मुबारकबाद। आने वाले दिनों में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का दिवस भी आने वाला है, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। उसकी भी सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम राम।